हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, हम लोग रे ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मैच्योर जरूर हो गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में मिरर, लेंस ये सब तो देख लिया है, लेकिन एक जो बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है रे ऑप्टिक्स का वो है रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस। और मुझे ऐसा लगता है या मेरा अनुभव ऐसा है कि 60 से 70% के रे ऑप्टिक्स के सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। और या यूं कह सकते हैं आप कि जो फार्मूला या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसी से आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना है, इसी कॉन्सेप्ट को बार बार देखना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसी से आते हैं। मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, कि रिफ्रैक्शन ऑन द कर्व सरफेस। स्नेल लॉ हम लोगों को मालूम है, लेंस के मिरर के फार्मूले हमको पता हैं, ये फार्मूले कहाँ से आए ये हमको पता है। लेकिन अगर कोई सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो उस पर रे किस तरीके से बेंड होती है या किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है ये हमको देखना है। और इसी के बेस पर हम लोग लेंस मेकर फार्मूला भी प्रूव करेंगे और इसी के बेस पर हम लोग एक बेहद आसान कॉन्सेप्ट यानी पावर मेथड भी सीखेंगे। उस पावर मेथड को सीखने के बाद आप बड़े ही आसानी से रे ऑप्टिक्स के मोर देन 50% आंसर केवल उसी से दे पाएंगे, आप उसी केवल एक कॉन्सेप्ट से। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। स्नेल लॉ आपको पता है कि स्नेल लॉ आपको बार बार सिखाया जाता है, बार बार आप उसको करते हैं और मैं स्नेल लॉ आपको बता देता हूं क्या है। स्नेल लॉ आपका एक किसी भी जो आपके पास कोई एक सपोज करिए सरफेस है और इस सरफेस के एक तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरी तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और अगर मान लीजिए कोई रे आती है और यहाँ हिट करती है और दूसरे मीडियम में यहाँ पे आपको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। सपोज करिए ये आपका नॉर्मल है और आफ्टर हिटिंग ये दूसरे मीडियम में अगर n2 आपका ज़्यादा है तो वो इस तरीके से बेंड करते हुए निकल जाती है। और आप स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, ये एंगल सपोज करिए I है, ये एंगल I और ये एंगल आपका R। तो आप स्नेल्स लॉ लिखते हैं n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। ये अच्छी तरह से आपको बता दूं कि जो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n करते हैं आप, या साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1n2 करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप स्नेल्स लॉ को इस तरीके से लिखें। इस तरीके से लिखने से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब यही स्नेल्स लॉ आपने एक फ्लैट सरफेस देख लिया, फ्लैट सरफेस पे रे किस तरीके से आती है। और अगर मान लीजिए n2 ग्रेटर देन n1 है, सपोज आप कर सकते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये कॉन्सेप्ट आपका रहेगा कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये हम सभी लोग जानते हैं, बेहद आम कॉन्सेप्ट है और सभी बच्चों को ये चीज़ पता रहती है। लेकिन यही जो रे है अगर किसी कर्व सरफेस पे अगर हिट करती है तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इसी को हमको देखना है। तो हम लोग सबसे पहले कोई कर्व सरफेस बनाएंगे। कर्व सरफेस मैं आपका यहाँ पर बना देता हूँ। ये मेरा जो है एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लेता हूँ आपका n2 और इधर दूसरी साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1। ये मेरा सेंटर हो गया इसका कर्व सरफेस का। और ये मैं आपका एक्सिस जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसको खींच रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। अब जिस तरीके से रे आपने यहाँ पर फ्लैट सरफेस पर देखा था, उसी तरीके से रे आप देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट O यहाँ है
और इस ऑब्जेक्ट ओ से अगर रे चलती हैं तो कहाँ बेंड करेंगे, किस तरीके से बेंड करेंगे, इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब क्या होगा, रे चलेंगी, आप देखेंगे कि रे इस कर्व सरफेस पे हिट कर रही हैं। ये हिट किया और मैंने इसके जाने का रास्ता ये बना दिया। यहाँ पर क्या होगा, जिस भी सरफेस पर कोई भी रे अगर हिट करती है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आपके पास नॉर्मल नहीं रहेगा तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कितनी बेंडिंग हुई है। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि n2 आप ग्रेटर देन n1 कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा जहाँ पर ये हिट हुआ है। तो हिटिंग के बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, और किसी भी कर्व सरफेस अगर वो स्फेरिकल है तो उसके सेंटर से आपका जो नॉर्मल है वो होके गुजरता है। तो आपने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल सेंटर से होके गुजरेगा, ये मैंने सेंटर भी बना दिया यहाँ पर। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल ये बना रही है, तो वो हम लोग एंगल देख लेंगे और नॉर्मल की तरफ इसको बेंड हो जाना है। अब ध्यान दें कि अगर यहाँ पर मीडियम का चेंज ना होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होता, तो ये जो रे है आ रही थी ये सीधे निकल जानी चाहिए थी, यानी इसका रास्ता ये होना चाहिए था। इसका रास्ता जो है वो आपका ये रहना चाहिए था। ये इसका रास्ता रहना चाहिए था, लेकिन अब इस रास्ते पर ना जाके वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और नॉर्मल की तरफ झुकने के बाद कहीं पर ये इस तरीके से यहाँ पर इमेज बना लेगी, यानी इमेज आपकी बनेगी इस पोजीशन पर। ये इमेज हो गई अब आपको फार्मूला प्रूफ करना है कि किस तरीके से हम लोग इसको, हमेशा तो हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे नहीं, हमेशा हम लोग इतने बड़े फिगर बनाएंगे नहीं, तो हम लोगों के पास क्या कॉन्सेप्ट हो। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 3 अल्फा 3 बीटा एंड 2 गामा, ये ध्यान रखना है आपको। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसके फार्मूले को प्रूफ करेंगे। अब आप देखने वाले हैं कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ की है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप क्या करें, सबसे पहले इस एंगल को आपने क्या ले लिया, अल्फा। तो आपको पता है कि ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और उसके साथ ही साथ आपका ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। 3 अल्फा एंगल बने, यानी मैंने 3 अल्फा ड्रॉ कर दिए, यानी 3 अल्फा एंगल, यानी 3 अल्फास आपने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब 3 बीटास देखेंगे हम लोग, 3 बीटा कहां बनेंगे, 3 बीटा भी देख लेते हैं। आपने इस एंगल को मान लिया बीटा, तो आपका ये एंगल जो होगा वो भी बीटा ही होगा, ये एंगल भी बीटा होगा। और कौन सा एंगल बीटा होगा आप ध्यान दे सकते हैं, आपका ये एंगल भी बीटा होगा। ध्यान दें कि इस ये वाला एंगल भी आपका बीटा होगा। अब 3 अल्फा हो गए, 3 बीटा हो गए, और आपको अब इस वाले एंगल को, ये जो एंगल मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, इसको आपने गामा रख लिया। तो अब यहां पे गामा क्या होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा गामा। ये तो आपने 3 अल्फा ड्रॉ कर लिए हैं, 3 बीटा ड्रॉ कर लिए हैं, 2 गामा ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, आप स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं हिटिंग पॉइंट पर। ये जो आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं एरो से मार्क कर रहा हूं, यहां पे आप स्नेल लॉ लगाने वाले हैं। स्नेल लॉ कैसे लगेगा, n1 यानी पहला मीडियम, जैसा कि मैंने बताया है n1 साइन आई, तो n1 और I यानी कि नॉर्मल से जो एंगल रे बना रही है वो एंगल, यानी नॉर्मल आपका ये है और एंगल जो रे बना रही है, रे आपकी ये है, तो इनके बीच का एंगल जो I बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा, वो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो आपने यहां कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आप दूसरे मीडियम में चले गए। दूसरे मीडियम में आपका नॉर्मल ये है, ये आपका नॉर्मल है,
और नॉर्मल के साथ आउटगोइंग रे यानी रिफ्लेक्टेड रे वो ये है आपकी, तो इसके बीच का एंगल आपका जो आर है वो ये है, ये आपका आर है, आर। तो N1 ये N1 है और यहाँ ये साइन आई है इज इक्वल टू N2 और साइन आर आप देख रहे हैं वो आपका होगा गामा, यानी ये पूरा का पूरा ये एंगल आपका बीटा है, इसमें से आप गामा को घटाएंगे, ये गामा घटाएंगे फिर आपका आर ये मिलेगा, तो यानी कि ये आपका होगा बीटा माइनस गामा। जब हमने एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दिया तब हम, चूंकि हमको पता है कि हम लोग जितने भी रे ऑप्टिक्स में मेजरमेंट करते हैं वो सब पैराक्सियल रे के लिए होते हैं, यानी साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, साइन एल्फा एल्फा के बराबर होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर N2 साइन आर ये आपने कर लिया है। अब यहाँ पर देखें N1 की जगह आपने N1 लिखा, एल्फा की जगह आपने लिख दिया एल्फा, ये इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप h मान ले रहे हैं, h। तो h अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी o, यहाँ से ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, यहाँ से लेके o, ये o आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, प्लस बीटा लेंगे, बीटा आपका है ये एंगल देख रहे हैं आप, तो बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आर है, यानी एच अपॉन आर इज इक्वल टू N2 और बीटा की जगह फिर लेंगे आप एच अपॉन आर और माइनस की जगह माइनस गामा की वैल्यू आप लेंगे, क्योंकि आपको पता है इमेज यहाँ बन रही है, ये इमेज की डिस्टेंस है, तो आप गामा की वैल्यू लेंगे एच अपॉन आई, तो आप एच एच कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास फार्मूला आएगा N1 अपॉन O प्लस N2 अपॉन आई इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेहद आसान तरीके से हम लोगों ने ये फार्मूला कितनी जल्दी प्रूफ कर लिया। यही फार्मूला जब आप 12th में होते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और आप बिल्कुल इसको करने में पजल महसूस करते हैं, लेकिन आपने देखा बड़े ही आसानी से ये फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि रे फिर से वही साइन कन्वेंशन यूज़ होगा, फिर से सब कुछ वही होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी एज फार एज डाइवर्जिंग रे इज कंसर्न। जब कन्वर्ज होकर रे आएंगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। अच्छा, दूसरी खास बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रे जिधर चली जाएगी, प्रोसेस के बाद इधर चली जाएगी, वो आपका रियल साइड बनेगा, यानी ये आपका रियल साइड है और ये आपका वर्चुअल साइड है। और सारी डिस्टेंस रियल साइड की पॉजिटिव और वर्चुअल साइड की निगेटिव ली जाएंगी जितने भी मेजरमेंट आप करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये फार्मूला जो आपने देखा है, ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले पर अगर आपको कमांड है तो आप रे ऑप्टिक्स के 50% प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अब इस फार्मूले पे ही हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। इस फार्मूले में को कैसे यूज़ करना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अब क्या देखा, हम लोगों ने देखा फार्मूला, और वो फार्मूला आया था N1 अपॉन O प्लस N2 अपॉन I इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यहाँ O ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, I इमेज की डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो आपके पास ये इतना हिस्सा आया है, यानी N2 माइनस N1 बाई R, इसको कहते हैं पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पावर मेथड को यूज़ करने में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और यही जो पावर है, वही पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू आपको पता है N अपॉन F।
ध्यान रखिए, अगर लेंस आपका या सिस्टम आपका एयर में रखा हुआ है तब n की वैल्यू आप 1 लेते हैं। अगर वो किसी मीडियम में रखा हुआ है जहाँ पे फाइनल रे चली जा रही है तो आप पावर इज इक्वल टू n/f करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम where final ray pass। जहां फाइनल रे आपकी पास होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसको कभी मत भूलिएगा कि n2 - n1/r ये पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगहों पे हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा। इस फार्मूले के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, बकेट में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है या कोई ऑयल भरा हुआ है, तो और उसके बकेट के बॉटम पे एक कॉइन है, तो वो कॉइन आपको कितना शिफ्टेड दिखाई देता है, वो हम लोग जो फार्मूला है उससे यूज़ करके उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार आप इसको करते हैं, रटते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर करते हैं, लेकिन आज इसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। आपके पास मैं सबसे पहले एक बकेट बना रहा हूं। ये आपके पास बकेट और बकेट में आपका एक कॉइन रखा हुआ है। यहाँ पे आपने कॉइन रख दिया है और बकेट में ऊपरी सरफेस तक आपका पानी भरा हुआ है। ये वाटर आपका फिलअप है यहाँ से यहाँ तक और बकेट की जो गहराई है वो आपको दी रहेगी। h और वाटर या जो भी आपका यहाँ पर फिलिंग होगी, चाहे ऑयल की चाहे वाटर की, ये आपका एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए n1 है। n1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कोई और मीडियम भी हो सकता है और यहाँ पे ऑयल है, ऑयल या वाटर एटसेट्रा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने n2 ले लिया है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, रे डायग्राम को खींचेंगे। रे डायग्राम किस तरीके से आएगा, ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं ऊपर से, यहाँ आप देख रहे हैं और आपने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले एक एक्सिस वाली लाइन और ऊपर से आप देख रहे हैं इसको। अब सबसे पहले रे डायग्राम आप खींचेंगे। रे डायग्राम खींचने के समय आप अब रे डायग्राम आपका कैसे किस तरह से खींचेगा, आप देखेंगे कि रे क्वाइन से चलेंगी, सरफेस को हिट करेंगी। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये मान के चलेंगे कि n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1, ये मान के आप चल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो आप डायग्राम नहीं खींच पाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि रेयर से अगर डेंसर में, या डेंसर, ये डेंसर मीडियम हो गया फिर आपका, और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। और डेंसर से रेयर में रे जब जाएंगी तो नॉर्मल से अवे चली जाएंगी।
तो इसका मतलब जो देखने वाला आदमी रहेगा, जो यहाँ से देख रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि कॉइन जो है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, क्योंकि उसकी आँख में रे जो जाएगी उसको महसूस होगा कि रे जो है सीधे आ रही है और उसको कॉइन यहाँ पर नज़र आएगा। ये तो हमने रे डायग्राम खींच लिया, रे डायग्राम से हमको पता लग गया। अब हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है N1/O प्लस N2/I इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा H जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर ले लेते हैं इसको, और N2 और N1 की वैल्यू बाद में रख ली जाएगी। तो अब आप देखें कि आपका फर्स्ट मीडियम जो हुआ, रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रे जा रही है वाटर से या लिक्विड से जा रही है एयर में, एयर एक्सेट्रा में जा रही है। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम और ये आपका हो गया सेकंड मीडियम। तो आप N1/O, N1 आपका डेंसर मीडियम है, तो N1 की जगह आपने रख दिया N2 अपॉन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये है, इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है O, और सरफेस आपका जो है इस समय कर्व नहीं है, फ्लैट है, तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने यहाँ पर रख दिया है 2 मीटर यानी H, बाद में हम लोग वैल्यू रख लेंगे H, प्लस की जगह प्लस N2 यानी कि सेकंड मीडियम आपका एयर हो सकता है या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर N1 लिया हुआ है, सो N1/I इज इक्वल टू N2 माइनस N1 जो भी हो, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वाटर सरफेस का है या बकेट सरफेस का है, टॉप सरफेस का, वो इन्फिनिटी है। तो ये चीज़ 0 हो गई और आपके पास इमेज इज इक्वल टू आ गई N2 बाई इमेज की वैल्यू आपकी आ गई N1H/N2, और वो भी माइनस में। माइनस आपको क्या बताएगा? माइनस आपको ये बताने वाला है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। अब अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर H2 रखते हैं और वाटर का 4/3 रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? I इज इक्वल टू माइनस N1 आपका जहाँ से रे जा रही है, N1 की वैल्यू आपको मिली हुई है एयर की 1 है, और H आपका मान लीजिए सपोज कि ये 2 मीटर लिया है आपने 2, और N2 की वैल्यू आपकी आई है ऑयल के लिए या वाटर के लिए, सपोज के लिए वाटर के लिए 4/3 लेते हैं, तो ये I इज इक्वल टू आ जाएगी -6/4 यानी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। तो आपका जो इमेज बनेगा वो सरफेस से 1.5 मीटर के गहराई पर दिखाई देगा। और आप जब शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज जो है कितनी शिफ्ट हो जाती है या कितने पे गहराई पे दिखाई देती है। तो आप सीधे सीधे 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 करते हैं, तो सीधे सीधे आपका 6/4 यानी कि 1.5 आ जाता है। लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर सब कुछ बेस्ड कर रहा है। तो फार्मूला आपने देखा, फार्मूले का यूज़ आपने देख लिया। ध्यान रखना है हमको सारे साइन कन्वेंशन में पुराने वाले यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको बताते हुए चला हूँ। ये आपका रियल साइड होगा, ये आपका वर्चुअल साइड होगा। सारी डिस्टेंस आपकी रियल साइड में पॉजिटिव ली जाएंगी और वर्चुअल साइड में निगेटिव ली जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए देख लिया कैसे यूज़ करना है। अब इसी फार्मूले को मैं दूसरे प्रॉब्लम पे फिट कर रहा हूँ, दूसरे प्रॉब्लम पे हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। मैं प्रॉब्लम भी आपको दे रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगा किस तरीके से करना है। रे डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और रे डायग्राम के बाद हम लोग फार्मूले से भी उसको देखेंगे। हमारे पास एक ग्लास का ग्लोब है, ग्लास का ये ग्लास है और इसका रेडियस, मैं सारे डेटा अपने हिसाब से ले रहा हूँ। इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ले लेते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 1.5 और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर सरफेस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर एक बबल है, एयर बबल है, सरफेस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एयर बबल है, तो और उसको दो साइड से देखते हैं, एक बार इधर से देखते हैं और एक बार इधर से देखते हैं, तो वो बबल हमको कहाँ दिखाई देगा? और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर आपने ले लिया है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1 ले लिया। इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं। सबसे पहला काम आप करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम डालेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप रियल साइड वर्चुअल साइड चूज करिए। एक रे आप जो है, एक रे आप यहां से सबसे पहले गुजारिए। रे आपकी ये गई, जिस जगह पे रे आपकी हिट कर रही है वहाँ पे आपको ये देखना है कि वो नॉर्मल से अवे जाने वाली है या टुवर्ड्स आने वाली है। तो उसके लिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वहाँ पर। तो इस सरफेस पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है और नॉर्मल आपका पता है सेंटर से होके गुजरेगा, नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से होके जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल जो है वो सेंटर से होके गुजर गया। अब आपको पता है कि अब रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। आपको ये अच्छी तरह से पता है, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल से अवे आपने इसको भेज दिया और इसको पीछे बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर आपको बबल्स थोड़ा सा नज़दीक दिखाई देगा। यानी सरफेस से अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बबल था तो 1 से कुछ कम पे दिखाई देगा। अब इतना काम तो आपने कर लिया। अब आपका प्रोसेस बचा है फार्मूले को लगाना। फार्मूला कैसे यहाँ पर लगाने वाले हैं हम लोग? हमारे पास फार्मूला है N1/O प्लस N2/I इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब ध्यान रखिए, रे आपकी चली है 1.5 से, रे 1.5 से चली है और चलने के बाद वो गई कहाँ है? n बराबर 1 में। तो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे कैसे पुट करना है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट मीडियम हो जाएगा आपका 1.5, सेकंड मीडियम आपका N2 हो जाएगा 1 क्योंकि एयर में जा रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव ही लेनी है, तो ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने रखा कितना है? प्लस 1 सेंटीमीटर। इमेज आपको फाइंड आउट करनी है और N2 की वैल्यू आपको पता है, N2 1 है, N1 आपका 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपको मिल गई है 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, चूंकि रे प्रोसेस के बाद जिस साइड चली गई है वो रियल साइड होगा और दूसरा साइड आपका वर्चुअल साइड होगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका वर्चुअल साइड में आ रहा है। ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका वर्चुअल साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में रखना है। अब आपने फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, 1.5/O की वैल्यू है 1 प्लस N2 है आपका 1/I, I आपको निकालना है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 का मतलब हो गया 1 माइनस 1.5 अपॉन यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका -4। अब आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपका 1.5 अपॉन प्लस 1/I इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा -0.5 बाई -4, ये कैंसिल आउट होगा। तो 1/I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.5/4 माइनस 1.5। अब ये आपका आ जाएगा 0.125 माइनस, या इसको
हम लोग सीधे सॉल्व कर लें। 0.5 माइनस 6/4 इज इक्वल टू माइनस 5.5/4, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5.5 माइनस में। अब जो भी इसकी वैल्यू आए, ये 1 से तो कम ही आ रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन एज पर रे डायग्राम है, सब कुछ ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, याद करने के लिए भी अपने दिमाग में बना लीजिए, जब नज़दीक साइड से देखते हैं तो बबल्स आपको और भी नज़दीक दिखाई देता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, और जब फार साइड से देखते हैं तो और भी दूर दिखाई देता है। आइए अब यही क्वेश्चन जो है हम लोग दूसरे एंड से जब देख रहे हैं तब कैसे क्या होगा उसको हम लोग करते हैं। दूसरे सिरे पर आप जो भी प्रोसेस करने वाले हैं अब दूसरे सिरे पर करने वाले हैं। दूसरे सिरे पर इससे पहले की फार्मूला हम लोग लगाएं। सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम देखें। इस समय क्या होगा, इस समय रे आपकी यहां से इस तरह से चलने वाली है, और जिस जगह रे हिट करेगी वहां पे आपको नॉर्मल डालना है, क्योंकि बिना नॉर्मल के आप नहीं बता पाएंगे कि रे किस तरह से बेंड हो रही है। तो आपने नॉर्मल डाला, यहां पर नॉर्मल आपका इस तरीके से निकल गया। ये नॉर्मल हो गया। अब आप देखेंगे नॉर्मल डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से चूंकि बेंडिंग आपकी अवे होनी है, इसलिए आप बेंडिंग भी नॉर्मल से अवे कराएंगे, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से बेंडिंग कराएंगे। और ये रे आपकी पीछे बढ़ाने पर, ये रे आपकी पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि कहीं दूर जाके मिल रही, यानी कि जो इमेज बनने वाली है वो बहुत ही दूर बनने वाली है। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूं, N1/O प्लस N2/I इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यहां पर देखें हम लोग कैसे कैसे वैल्यू को पुट करेंगे। आपका रे का फर्स्ट मीडियम कहाँ से किधर जा रही है, रे जा रही है 1.5 से 1 में, यानी कि N1 आपका हो गया 1.5, N2 आपका हो गया 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर यहाँ पर देखेंगे कि रे जिस तरफ चली जा रही है ये आपका रियल साइड होगा, ये वर्चुअल साइड होगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि प्रोसेस के बाद रे जिधर चली जाती है वही रियल साइड होता है, और दूसरा वाला बचा हुआ साइड जो होता है वो वर्चुअल साइड होता है। तो आपका रियल साइड जो है वो यहाँ मार्क होगा और वर्चुअल साइड यहाँ। अब आप देखेंगे N2 माइनस N1 आप रख सकते हैं 1, और ये होगा 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखेंगे फिर से आपका वर्चुअल साइड जा रहा है, तो ये होगा आपका -4 सेंटीमीटर। अब आप सभी वैल्यूज पुट, हाँ O की वैल्यू अभी हमने रखनी है। O इज इक्वल टू है आपका, ये डिस्टेंस आपकी 3 और ये डिस्टेंस आपकी 4, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हो जाएगी प्लस में 7। ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी जब तक कि कन्वर्जिंग रे फॉल ना करे। आप देख रहे हैं रे फैलते हुए जा रही है, डाइवर्ज होते हुए जा रही है सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी। तो आपने N1 की वैल्यू 1.5 अपॉन प्लस 7 प्लस 1/I आपको निकालना है, इज इक्वल टू N2 माइनस 1 माइनस 1.5 अपॉन -4। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करेंगे, 1.5 अपॉन 7 प्लस 1/I इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास फिर से आने वाला है 1/0.5/4 यानी 1/8 के लगभग आने वाला है प्लस में। तो 1/I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 माइनस 1.5/7, और 56 आपका LCM आएगा, 7 माइनस 8 12, यानी 1/I इज इक्वल टू दिस मच। 1/I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -5/56, यानी I की वैल्यू लगभग आपकी आएगी -11 सेंटीमीटर।
आप देख रहे हैं 4 ये है, 4 ये है, 8 9 10 11 यानी लगभग 11 सेंटीमीटर दूर पर इमेज जाएगा। याद रखने के लिए, शॉर्टकट मारने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रख सकते हैं कि फार साइड से देखने पर जो बबल है वो फार दिखाई देगा, नियर साइड से देखने पर बबल नियर दिखाई देगा, और अगर बबल सेंटर पर है, ध्यान रखिए, अगर स्फेयर के सेंटर पर बबल है तो वो जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं और वैसे भी आप देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ये फार्मूला आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है, और इसका क्या यूज़ है इस फार्मूले का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। आगे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो जो पावर मेथड है, यूज़ ऑफ पावर मेथड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पावर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताया है मैंने, पावर जो होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की पावर जो होती है, पावर P इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, और ये बराबर होती है N अपॉन F के, और जहाँ पर फाइनल रे चली जाती है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, N ये है जहाँ पर फाइनल रे चली जाती है। तो सबसे पहला मैं इसमें आपको यूज़ करके पावर मेथड का बता रहा हूँ कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इसका फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और दूसरे सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है एयर में। सो फ्रेंड, इसकी फोकल लेंथ आपको ज्ञात करनी है, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट आप करेंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आप एक रे ले जाइए। रे एक तरफ से जाने के बाद दूसरी तरफ से निकल जाएगी, तो रियल साइड ये बनेगा, वर्चुअल साइड ये बनेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो सरफेस बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो सरफेस आपके बन रहे हैं। ये फर्स्ट सरफेस है आपका और ये सेकंड सरफेस है, और दोनों सरफेस की कुछ ना कुछ पावर होगी, और दोनों सरफेस की पावर हम लोग अलग अलग निकालेंगे, और हम लोग जो फोकल लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम लोग लेंस मेकर फार्मूले से इसको करते हैं, लेकिन ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में बहुत आसान साबित होता है। इसलिए आप फर्स्ट सरफेस का आप जो है ध्यान रखिए, फर्स्ट सरफेस का पावर निकालने में रे आपकी जा रही है एयर से, आपकी ग्लास में जा रही है, तो पावर इसकी हो जाएगी N2 यानी 1.5 माइनस N1 यानी एयर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देख रहे हैं इसका रियल साइड में पड़ रहा है, और है कितना, 25 सेंटीमीटर प्लस में। ये पहले सरफेस की पावर हो जाएगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये पहले सरफेस की पावर है, प्लस दूसरे सरफेस की पावर कितनी हो जाएगी? दूसरे सरफेस में आप देख रहे हैं ग्लास से एयर में जा रही है, तो N2 आपका हो जाएगा एयर यानी 1 माइनस N1 यानी पहला मीडियम जो था 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस का जो पड़ रहा है वो वर्चुअल साइड में पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। और रे फाइनली आपकी कहाँ गई है? एयर में गई है, तो N/F यानी 1/F करेंगे आप, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/50 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/F, और आप एलसीएम लेंगे 100, यहाँ पर 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/F, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने, आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से पावर मेथड को इस्तेमाल करके एक लेंस जो कि एयर में रखा हुआ था उसका हम लोगों ने बड़े ही आसानी से पावर निकाल लिया।
फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि यही लेंस अगर वाटर में डिप हुआ होता तो हम लोग क्या करते। यही लेंस, कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक लेंस है एयर में, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, वो पानी में चला गया, पानी में रखा हुआ है, वाटर में, ऑयल में कहीं रखा हुआ है, अब क्या होगा। सो ये ध्यान दें कि सेम लेंस जो मैंने आपको बताया है वो अब वाटर में रखा हुआ है, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। और अब आप देखेंगे कि पावर मेथड से हम लोग कितनी आसानी से उसको कर पाते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास लेंस था, लेंस में फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था 25 सेंटीमीटर था, सेकंड सरफेस का 50 सेंटीमीटर था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और जिस लिक्विड में ये रखा हुआ है, एक लिक्विड में ये रखा हुआ है, और लिक्विड का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स ऑयल ले लेते हैं, ऑयल n = 1.2। अब आपको इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, f = what। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक रे को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप एक रे को ले गए दूसरी तरफ, तो ये आपका रियल साइड बना, ये आपका वर्चुअल साइड बना। अब आप पहले सरफेस की पावर निकालने जा रहे हैं। पहले सरफेस में आप देख रहे हैं कि जो रे जा रही है वो एयर से ग्लास में जा रही है, या ऑयल से पहले आपका ऑयल से ग्लास में जा रही है, फिर दूसरी बार आपका देख रहे हैं दूसरे सरफेस पर आप जा रही है ग्लास से ऑयल में। तो आप फर्स्ट सरफेस का जब आप पावर लेने जाएंगे तो आपका पावर का फार्मूला आपको पता है, पावर = n2 - n1/r, और यही आपका n/f होता है, ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट सरफेस का आपने पावर देख लिया कितना है, n2 1.5 है, -n1 1.2 है, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। आप देख रहे हैं पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर रियल साइड में है, तो आपने इसका कर्वेचर रेडियस ले लिया 50, और वो भी प्लस में, प्लस। दूसरे सरफेस पर आ गए आप, दूसरे सरफेस पर रे जा रही है 1.5 से 1.2 में, तो 1.2 - 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका माइनस में होगा 25। ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इस सरफेस का लिया गया है, इस सरफेस का 50 है, इस दूसरा सरफेस है इसका 50 है, और यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस है उसका 25 है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट सरफेस का 25 है, इसीलिए 25 का रियल साइड में पॉजिटिव लिया गया है, यहाँ पर ये माइनस लिया गया है। यहाँ पर आपने अलग ले लिया है, 25 दूसरे का ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तो दोनों का पावर, आपने दोनों सरफेस के पावर को ऐड कर लिया, ये बराबर होगा, रे फाइनली कहाँ गई, रे फाइनली आप देख रहे हैं ऑयल में जा रही है, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 n / f। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे, 0.3/50 माइनस या प्लस हो गया, और 0.3/25 और = 1.2/f। यानी अब आप यहाँ पर 50 को ले लें एलसीएम, यहाँ पर 0.6 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.3, और यहाँ पर आएगा 0.6 = 1.2/f, और आपके पास फाइनली आ जाएगा 0.9 / 50 = 1.2/f। तो f = आपका आ जाएगा 1.2 × 50 अपॉन 0.9। तो ये लगभग आपका आएगा
यानी 200/3 यानी फोकल लेंथ आपकी होगी 66.67 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप पावर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहद ही आसान और बेहद ही कॉन्सेप्चुअल है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी चुटकियों में हल कर लेते हैं। आगे हम लोग इसी पावर मेथड को आगे यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप देख लें। एक आपके पास कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का, मान लीजिए बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्वेक्स, और इसके साथ एक दूसरा कनकेव लेंस रखा हुआ है। ये किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है पहला वाला, और दूसरा वाला जो बना है वो किसी अदर मटेरियल का बना है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.6, और कॉन्वेक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है, और रेडियस r फॉर ईच सरफेस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, या 25 ले सकते हैं, 25.0 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, और एयर में ये रखा हुआ है। ये वाटर में भी रखा हुआ हो सकता था, लेकिन एयर में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए आप फिर पावर मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। पावर मेथड मैंने आपको बता दिया हूँ कि क्या होता है। पावर इज इक्वल टू होती है n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n/f। अब आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम आपका रहेगा कि एक रे को आप एक साइड से दूसरे साइड ले जाएं। किस तरह से जाती है ये रियल साइड हो जाएगा, ये आपका वर्चुअल साइड हो जाएगा। अब आपके पास आ गए हैं 3 सरफेसेस। पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और तीसरा सरफेस ये। अब आपको 3 सरफेस की पावर को सम अप करना है। अब आपने क्या किया, पावर निकाल रहे हैं आप पहले सरफेस के लिए। पहले सरफेस में आपने देखा रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से 1.4 में जा रही है। तो पहले रे जा रही है एयर से 1.4 में, फिर कहाँ जा रही है 1.4 से 1.6 में, फिर कहाँ जा रही है 1.6 से फिर एयर में। तो 3 सरफेसेस का पावर निकालना है। तो पावर आपने लिख लिया है यहाँ पर। क्या होता है पावर इज इक्वल टू, फर्स्ट सरफेस के लिए n2 माइनस n1 यानी 1.4 माइनस n1 यानी कि 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सरफेस का रियल साइड में जा रहा है तो 50, वो भी प्लस में। अब दूसरे सरफेस पे आ गए हैं। दूसरे सरफेस में आप देख रहे हैं कि रे 1.4 से 1.6 में जा रही है, तो n2 1.6 माइनस n1 1.4 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइड है, क्योंकि इसका सेंटर आप देख रहे हैं वर्चुअल साइड में जा रहा है इस साइड, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -50। अब आप तीसरे सरफेस पर आए हैं। तीसरे सरफेस में आपने देखा जो रे जा रही है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी 1.6 से 1 में जा रही है, तो n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका फिर से 50 हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो रेडियस है वो रियल साइड में जा रहा है। तो अब आपने टोटल पावर सम अप किया, 50 एलसीएम ले लिया आपने, और यहाँ पर ऊपर बचा आपका 0.4, यहाँ पर आपका बचा माइनस में 0.2, और यहाँ पर आपका बचता है माइनस में 0.6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बच गया 4 और -8 यानी -0.4 एंड डिवाइड बाई 50, यानी पावर इज इक्वल टू आपकी आ गई 50 अपॉन 0.4, वही माइनस में, एंड ये पावर बराबर होगी n/f के। n कहाँ, जहाँ फाइनल रे जा रही है, फाइनल रे आपकी एयर में जा रही है, तो 1/f। तो पावर
आपकी निकल आई है 0.4 ये आपकी एफ आ गई, और एफ की वैल्यू आपकी आ गई, ये बराबर आपका n/f होगा। तो एफ आपका 50/0.4, यानी ये आपका एफ की वैल्यू आपकी आ गई -225 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग पावर मेथड को बड़े आसानी से, एक लाइन में आप इन सब क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स के आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग जो IIT ने दिया है, मैं इस वीडियो में तो इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखें। ये IIT में पूछा हुआ सवाल है। उसमें पूछा हुआ सवाल था कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक दूसरा कन्वेक्स लेंस है, दोनों को साथ साथ टच करा के रखा गया है, और बीच में इसके कोई लिक्विड फिलअप कर दिया गया है, और इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये बेहद टिपिकल सवाल माना जाता था, लेकिन हम लोग इसको पावर मेथड से एक लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लगभग 80 to 90% रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद साथ देने के लिए, देखते रहने के लिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।